बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 जनवरी 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार के मामले में बिहार सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बिहार भ्रष्टाचार के मामले में गंगोत्री हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार दर्शन के लिए निकले हैं जिसमें अरबों रुपए की बर्बादी हो रही। बिहार गरीब राज्य है। उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे की चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश में एनडीए की सरकार है, इसके बावजूद भी बिहार सरकार बिहार के लिए विशेष पैकेज की मांग नहीं कर रही है। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने इस दौरान एक बार फिर से डी के टैक्स की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार को डी के बॉस चला रहे हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इस पूरे मामले में सबूत पेश करके जल्द पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की 17 महीने की सरकार में हमने 5 लाख नियुक्ति पत्र राजधानी पटना के गांधी मैदान में बांटे हैं, लेकिन आज उसी गांधी मैदान में अभ्यर्थियों के ऊपर कड़ाके की ठंड में पानी की बौछार और फिर लाठियां बरसाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में जो 3 लाख नौकरी का प्रस्ताव रखा गया था, आज उसी को एनडीए सरकार निकाल रही है, लेकिन वे भी सही ढंग से नहीं निकाल पा रही है, नहीं कर पा रही है। सरकार पेपर लीक करके गरीब छात्रों की हकमारी कर रही है। दोस्तों राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रालोसपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस के आवास पर आयोजित दही चूरा भोज में बुधवार को राजद, कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी, वीआईपी और फिर जनसुराज पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए, जिनका स्वागत खुद पशुपति कुमार पारस के अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज, प्रधान महासचिव केशव सिंह और फिर राष्ट्रीय प्रवक्ता तरुण कुमार अग्रवाल ने किया है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जिनके बीच लालू प्रसाद यादव को लेकर के खासी उत्सुकता और चर्चा रही। रालोसपा केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष सूरजभान सिंह, पूर्व सांसद चंदन सिंह, विधान पार्षद भूषण कुमार, जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, जनसुराज पार्टी के नेता पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान, पूर्व मंत्री अशोक सिंह, कांग्रेस नेता संजीव प्रसाद टोनी शामिल हुए। दोस्तों बिहार में आईपीएस अधिकारियों के इस्तीफे का दौर जारी है, वहीं पर डी के टैक्स को लेकर भी सियासत जारी है। बिहार में जारी सियासत के बीच पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास ने एक न्यूज चैनल से खास बातचीत की और बातचीत में इस्तीफा को लेकर के डी के टैक्स पर हैरत अंगेज खुलासा किया है। जहां अमिताभ दास ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के सिंघम के नाम से मशहूर शिवदीप लांडे के इस्तीफे को आधिकारिक रूप से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उनके इस्तीफे की औपचारिक घोषणा के बाद ये पुष्टि हुई है। अपने असाधारण पुलिसिंग प्रयासों के लिए जाने जाने वाले शिवदीप लांडे ने हाल ही में पूर्णिया में पुलिस महानिरीक्षक की भूमिका से पटना में आईजी ट्रेनिंग की भूमिका में बदलाव का अनुभव किया था। 19 सितंबर को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। शिवदीप लांडे का इस्तीफा के बाद पूरे बिहार में व्यापक चर्चा ने जन्म लिया है। कई लोगों ने उनकी राजनीति में आने की संभावनाओं के बारे में अटकलें लगाई गई है। हालांकि लांडे ने अपने इरादे स्पष्ट करके उन अफवाहों पर विराम लगा दिया है। जहां शिवदीप लांडे ने अपने इस्तीफा की घोषणा करते हुए बिहार में अपना काम जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई है। इस घोषणा ने उन अफवाहों को शांत कर दिया है कि वे पुलिस की वर्दी से परे सार्वजनिक सेवा के प्रति अपने समर्पण को प्रदर्शित करते हुए राजनीतिक गलियारों की ओर रुख कर सकते हैं। वहीं इसी बीच बिहार की लेडी सिंघम के नाम से मशहूर आईपीएस कामिया मिश्रा ने पद से रिजाइन कर दिया। जहां दरभंगा में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत मिश्रा ने 6 अगस्त 2024 को व्यक्तिगत कारणों से अपना इस्तीफा दिया है। जहां कामिया मिश्रा के इस्तीफे देने के प्रयास के बावजूद भी अधिकारियों ने उनके जाने को मंजूरी नहीं दी है। दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दिए जाने के बाद सरकारी कर्मचारियों के घरों में आज दीपावली जैसे माहौल होगा। या और फिर हो भी क्यों ना, क्योंकि ये आयोग लगने के बाद लक्ष्मी बरसने वाली है, पैसे आने वाले हैं। क्योंकि अभी शुरुआती रिपोर्ट आई है, ऐसे में कर्मचारियों को ये आइडिया नहीं है कि सैलरी कितनी बढ़ेगी। तो फिर आपको बता दूं कि सैलरी बढ़ने का पूरा खेल फिटमेट फैक्टर का होता है। इसी के आधार पर वेतन में इजाफा होता है। आपको बता दूं कि मोदी सरकार ने जब 7वें वेतन आयोग को अप्रूव किया था, तब कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला था। तब 7,000 रुपए की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर के 18,000 रुपए हो गई थी। इसी के हिसाब से कुल वेतन भी बढ़ गया था। दोस्तों
दोस्तों बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा दोबारा कराने और फिर गड़बड़ी की शिकायत को लेकर के दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जब आपको बता दूं कि बीपीएससी को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने फैसले तक 17वीं बीपीएससी पीटी रिजल्ट पर रोक लगा दी है। आयोग से 12 दिनों में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी। कोर्ट ने कहा कि अभी वो याचिकाकर्ताओं की मांग पर कोई भी राहत देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन बीपीएससी से कहा है कि जब तक इस केस का फैसला न हो जाए वो प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे घोषित न करें। ऐसे में अब केस के अंतिम फैसले का रिजल्ट निर्भर करेगा। जब कोर्ट 30 जनवरी तक दोनों पक्षों को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने को कहा है। यह आयोग के वकीलों ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों के तर्कों का विरोध करते हुए कहा है कि 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में उपस्थित रहने वाले किसी भी अभ्यर्थी ने आयोग से किसी भी अनियमितता के संबंध में कोई भी शिकायत नहीं की है। दोस्तों जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आमरण अनशन तोड़ दिया है। जब पटना में गंगा पथ के पास आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 14 दिन लंबा आमरण अनशन खत्म कर दिया है। आमरण अनशन तोड़ने से पहले प्रशांत किशोर ने पवित्र नदी गंगा में डुबकी लगाई है। जब गंगा स्नान के बाद जनसुराज कैंप पे हवन किया और अब वे सत्याग्रह के अगले चरण की घोषणा करेंगे। जब प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से बताया गया था कि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा प्रशांत किशोर का अनशन खत्म करने की पहल की गई थी। जब प्रशांत किशोर से कहा गया था कि छात्रों का प्रतिनिधिमंडल भेजें, समाधान निकालने का हर संभव प्रयास मिलकर के करेंगे। दोस्तों बिहार में सरकारी शिक्षकों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, जिनका पालन सभी शिक्षकों को करना अनिवार्य होगा। यदि शिक्षक इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो फिर शिक्षा विभाग द्वारा कड़ा एक्शन लिया जा सकता है। इन गाइडलाइंस में कई महत्वपूर्ण नियमों का उल्लंघन किया गया है, जिन्हें शिक्षकों को अपनी कार्यशैली में लागू करना होगा। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना और फिर स्कूलों में अनुशासन बनाए रखना है। आपको बता दो कि शिक्षकों के लिए जारी की गई गाइडलाइंस में प्रमुख बिंदु के बारे में अगर बात की जाए तो शिक्षक विद्यालय प्रबंधन के तहत कक्षा प्रारंभ के 10 मिनट पहले विद्यालय पहुंचेंगे। इससे कक्षा के समय का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। वहीं पर शिक्षक अपने विद्यालय परिसर में ई शिक्षा कोष के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे, जिससे उनके कार्य दिवस की शुरुआत सही तरीके से होंगी। वहीं पर शिक्षक प्राचार्य के साथ बैठ करके उस दिन की शिक्षण योजना पर विमर्श करेंगे, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता और दिशा सुनिश्चित किया जा सके। वहीं पर शिक्षक छात्रों को अनुशासित रखने के लिए चेतना सत्र में सक्रिय रूप से भाग लेंगे। इसके तहत नैतिक मूल्यों पर भी चर्चा की जाएगी। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी दिन गुरुवार को यानी कि कल प्रगति यात्रा के दौरान खगड़िया पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने खगड़िया जिले को 430 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खगड़िया से अपने तीसरे चरण की प्रगति यात्रा की शुरुआत की है। मिल रही जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग 220 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। सुरक्षा व्यवस्था में चूक न हो, इसके लिए जगह जगह पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। आपको बता दूं कि सीएम नीतीश कुमार ने जिले के महेश खुंड स्थित पशु आहार जीविका भवन, महिला आरटीआई कॉलेज भवन के उद्घाटन के साथ साथ खगड़िया के नगर सुरक्षा तटबंध का भी जीर्णोद्धार किया है। साथ ही साथ कई विभिन्न योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। दोस्तों बच्चों के बैंक खाते से अब आधार जोड़ा जाएगा। आपको बता दो कि शिक्षा विभाग ने जिलों को निर्देश दिया है कि जल्द ही सभी बच्चों के बैंक खातों का आधार से लिंक कराएं, ताकि उन्हें साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति आदि योजना की राशि का भुगतान हो सके। जहां पर इसको लेकर के प्रगति काफी धीमी है। आपको बता दो कि शिक्षा विभाग स्कूलों में 75% उपस्थिति दर्ज करने वाले छात्र छात्राओं को विभिन्न योजनाओं की राशि का भुगतान उनके खातों में करेगा। साथ ही साथ ये भी आदेश जारी किया गया है कि बच्चों के बैंक खाते आधार सीडेट होंगे, तभी उनको राशि का भुगतान होगा। पर आलम यह है कि 1.5 करोड़ बच्चों को राशि का भुगतान किया जाना है और अभी तक मात्र करीब 40 लाख विद्यार्थियों के बैंक खाते में आधार सीटेड हो पाएगा। दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है। भाजपा नेता और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने राजद और तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि राजद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का समर्थन करके बिहारियों का अपमान कर रहे हैं। जब मंगल पांडे का कहना है कि अरविंद केजरीवाल एक ओर तो बिहारियों को दिल्ली में बोझ मानते हैं, वहीं पर दूसरी ओर उन्होंने दिल्ली में रोहिंग्या और फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम किया है। जब मंत्री ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के युवराज माने जाते हैं, इन घुसपैठियों का समर्थन करने वाले केजरीवाल का साथ देकर के बिहारियों के हितों के खिलाफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने साल 2003 में बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने के लिए एक सेल का गठन किया था, जो कुछ सालों तक सफल रहा, लेकिन केजरीवाल ने उसे निष्क्रिय कर दिया। इसी कारण दिल्ली में बांग्लादेशी और फिर रोहिंग्यों की संख्या बढ़ी है, जिनका सीधा असर दिल्ली के 30 से
37 विधानसभा क्षेत्र पर होता है। वहीं पर मंगल पांडे ने यह भी कहा है कि दिल्ली में रह रहे बिहारी मतदाताओं को अब एकजुट होकर के केजरीवाल और विपक्षी दलों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि राजद को बिहार में इसके परिणाम भुगतने होंगे। इस बयान से बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आ सकता है। दोस्तों, बिहार सरकार के कृषि विभाग में 3000 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। यह खुशखबरी बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने दी है, जो कि खासकर के चुनावी साल में बिहार के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवतार साबित हो सकती है। मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि विभाग में खाली पड़े 1000 नए पदों को जल्द ही भरा जाएगा और इसके अलावा 2000 अतिरिक्त पदों के लिए भी जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि विभाग की पूरी कोशिश है कि हर प्रकार के सृजित पदों को जल्द से जल्द भर लिया जाए, ताकि कृषि क्षेत्र में बेहतर कामकाजी माहौल बने और फिर किसानों की मदद के लिए प्रभावी कार्य किए जा सके। मंत्री ने यह भी कहा कि सभी नियुक्तियां पारदर्शिता के साथ की जाएगी और फिर योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिलेगा। इस भर्ती से बिहार में कृषि विभाग के कामकाजी ढांचे को सुदृढ़ करने के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ये कदम बिहार सरकार की ओर से कृषि क्षेत्र में सुधार और फिर विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। बिहार राज्य में 15 शिव मंदिरों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जब बिहार सरकार ने इन मंदिरों के माध्यम से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का फैसला किया गया है। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित किए जाएंगे। जहाँ इस परियोजनाओं का उद्देश्य केवल धार्मिक यात्रा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि इन मंदिरों के ऐतिहासिक और फिर सांस्कृतिक महत्व को भी उजागर करना है। दोस्तों, अभ्यर्थियों की मांग को लेकर के बीते 2 जनवरी से अनशन पर चल रहे प्रशांत किशोर ने नाटकीय अंदाज में गंगा नदी में स्नान और फिर पूजा हवन के बाद अपना अनशन तोड़ दिया है। जहां आपको बता दूं कि जूस पी करके और फिर खेला खा करके अपना अनशन तोड़ा है। प्रशांत किशोर ने मीडिया को अपने आगे की रणनीति और फिर गंगा नदी के किनारे मरीन ड्राइव पर बने जनसुराज की टेंट सिटी के उद्देश्य के बारे में बताया है। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि गांधी जी के बताए रास्ते पर अब से सत्याग्रह शुरुआत करूंगा। अनशन तोड़ते ही प्रशांत किशोर ने बड़ी डिमांड कर दी है। दरअसल प्रशांत किशोर ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति की जांच कराई जाए। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं ये मांग करता हूं कि सरकार आधिकारिक तौर पर विज्ञप्ति जारी करे कि क्या नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति की जांच कराई जाए। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं ये मांग करता हूं कि सरकार आधिकारिक तौर पर विज्ञप्ति जारी करे कि क्या नीतीश कुमार मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चलाने की में। शायद आज नीतीश जी की स्थिति है कि कोई भी निर्णय वे खुद नहीं ले पा रहे हैं। जब सरकार एक मेडिकल पैनल बनाए और फिर प्रदेश की यानी कि बिहार के मुखिया की जांच हो। 13 करोड़ की आबादी ये जानना चाहती है कि अगले 10 महीने तक बिहार को कौन चलाएगा चुनाव तक, ये जानकारी मिलनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अब ये आश्रम ही जनसुराज का नया पता होगा। यहाँ पर जो भी लोग आकर के अपनी बात कहना चाहते हैं वे कह सकते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनसुराज ने बिहार में सत्याग्रह की शुरुआत कर दी है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार को लेकर के बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर ब्लॉक से लेकर के प्रखंड स्तर तक हर जगह भ्रष्टाचार होता है, थाना और फिर ब्लॉक हर जगह भ्रष्टाचार होता है। उन्होंने कहा है कि बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं, पेपर लीक हो रही है, अफसरशाही बेलगाम है, अराजकता पूरी तरीके से हावी हो चुकी है। इसके बावजूद भी कहीं कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। चंद लोग सरकार चला रहे हैं। बिहार में 2 अरब 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, किंतु गरीबी, बदहाली, बेरोजगारी और फिर पलायन चरम पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में अधिकारी के साथ बैठक करते हैं। उन्होंने उनके प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा बताते हुए कहा है कि जनता ने उनका कोई भी संवाद नहीं है। प्रगति यात्रा के दौरान ना तो जनता से मिलते हैं और ना पत्रकारों से कोई भी बातचीत करते हैं। वहीं पर पत्रकारों से बातचीत भी करना चाहते हैं तो फिर उनके साथ के लोग बातचीत नहीं कर देते हैं। वे आज जहानाबाद में कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार थक चुके हैं, रिटायर अधिकारियों के सहारे बिहार चला रहे हैं। उनके पास बिहार के विकास के लिए ना तो कोई कार्य योजना है और ना ही ब्लूप्रिंट। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट का पता बदल दिया है। अब आयोग की वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in होगा। अभी तक इसकी वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in था। बीपीएससी ने नोटिस जारी करते हुए बताया है कि 15 जनवरी से आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in है। पिछली वेबसाइट पर प्रकाशित होने वाली सभी जरूरी सूचनाएं, भर्तियों के विज्ञापन भी, परीक्षा का रिजल्ट, इंटरव्यू लेटर, कोर्स और फिर अन्य अटैच सूचनाएं अब bpsc.bihar.gov.in पर जारी किया जाएगा।
दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने सरकार के कामकाज को लेकर के अपनी राय शेयर करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव को ये जानना चाहिए कि बिहार में पिछले 20 साल में जितना विकास नीतीश कुमार की सरकार में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए ये बातें कही। वहीं पर जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए कहा है कि 2047 तक भारत सभी देशों से आगे निकलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश निरंतर प्रगति की दिशा में बढ़ रहा है और फिर ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संभव हो रहा है। दोस्तों, बिहार में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को सभी 8053 पंचायतों में महिला ग्राम सभा आयोजित होगी। जब संबंधित पंचायत की महिला पंचायत प्रतिनिधि की अध्यक्षता में होने वाली इस ग्राम सभा में महिलाओं के हित में योजना चयनित की जाएगी। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी है। जब पंचायती राज मंत्री ने बताया है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। अब पंचायतों में महिला ग्राम सभा के माध्यम से महिलाओं के हितों की योजना को प्राथमिकता के आधार पर चयनित करके पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि महिला ग्राम सभा में चयनित योजनाओं एवं निर्णयों को प्राथमिकता देते हुए वार्षिक कार्य योजना में शामिल किया जाएगा। इस संबंध में जल्द ही पंचायती राज विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को भेजा जाएगा। मंत्री ने बताया है कि इस तरीके की व्यवस्था पूरे देश में कहीं नहीं है। जब बिहार पहला राज्य होगा जहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है। दोस्तों, मुकेश सहनी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रूप में नीतीश कुमार के कार्यकाल की तीखी आलोचना की है। जैसे नीतीश कुमार की उपलब्धियों और फिर नेतृत्व शैली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने बिहार में राजनीतिक नेतृत्व के पूर्ण मूल्यांकन की मांग की है। वहीं पर महिला समुदाय के लोगों ने कहा है कि मुकेश सहनी ने नए शासन की वकालत की है जो कि बिहार की उन्नति को प्राथमिकता दें और फिर अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करें। उनकी टिप्पणियां राजनीतिक जवाबदेही और फिर क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने में नेतृत्व के महत्व के बारे में व्यापक चिंताओं को दर्शाती है। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और फिर बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि शायद अब उन्हें राजनीति से संन्यास लेने पर विचार करना चाहिए। दोस्तों, बिहार बोर्ड ने 12वीं कक्षा के लिए आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि BSAB की ओर से इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए ये हॉल टिकट आधिकारिक वेबसाइट senior-secondary.biharboardonline.com पर अपलोड किए गए हैं। एडमिट कार्ड, हॉल टिकट मतलब एडमिट कार्ड, स्कूलों के हेड्स इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए शिक्षण संस्थानों को समिति द्वारा प्रदान की गई यूजर ID और फिर पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा, जिसके बाद एडमिट कार्ड उनकी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित हो सकेंगे। इसके बाद हेडमास्टर अपने सिग्नेचर और फिर मोहर लगाने के बाद स्टूडेंट को बांट देंगे। आपको बता दूं कि ये एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर 31 जनवरी 2025 तक ही उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद लिंक को पोर्टल से हटा दिया जाएगा। इसलिए स्कूल प्रमुख इस बात का ध्यान खास तौर पर रखें। बोर्ड ने इस संबंध में आधिकारिक सूचना सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट की है। जिसे दोस्तों, बिहार के मोतिहारी जिले में ग्राम पंचायत राज मधुरापुर की महिला मुखिया इंदु देवी से रंगदारी की मांग की गई है। 10 लाख रुपए की रंगदारी न देने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देने वाले आरोपी ने फोन पर गाली गलौज भी की है। ये घटना बुधवार को तब सामने आई जब इंदु देवी के पति के मोबाइल पर एक फोन आया है। फोन करने वाले शख्स ने मुखिया से रंगदारी की मांग की है और धमकी दी है कि अगर वे पैसे नहीं देंगे तो फिर परिणाम भयानक होंगे। इसके बाद फोन करने वाले व्यक्ति का एक साथी भी मुखिया से बात करने के लिए फोन पर आया और जम करके गाली गलौज की। जब महिला मुखिया ने इस बातचीत का ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंपा है। इंदु देवी ने अपनी शिकायत में यह आरोप लगाया है कि जिस मोबाइल नंबर से रंगदारी की कॉल की गई है वह हो सकता है कि उनके ही पंचायत क्षेत्र के एक व्यक्ति का, जिसका नाम इश्तियाज अहमद है। इसके अलावा आरोपी के साथी का नाम प्रवीण कुमार यादव बताया जा रहा है। इंदु देवी ने इस गंभीर मामले की रिपोर्ट चकिया थाना में दर्ज करवाई है और फिर पुलिस से जल्द ही कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने यह भी बताया है कि आरोपी लगातार उन्हें धमकियां दे रहे थे जिससे उनके परिवार में डर का माहौल बन गया है। इस मामले में पुलिस अब जांच कर रही है और फिर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। महिला मुखिया से रंगदारी मांगने की यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है और फिर पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई की निगरानी रखने का दबाव भी बढ़ गया है।
दोस्तों, नीति आयोग की रिपोर्ट में बेरोजगारी और गरीबी में बिहार आगे है। महंगाई की समस्या बहुत ज्यादा है। यह बातें तेजस्वी यादव ने कही है। जब तेजस्वी यादव ने कहा है कि डी के बॉस ही असली सीएम है। डी के बॉस पर पुख्ता साक्ष्य है। कैसे वसूली हो रही है, डी के टैक्स कैसे वसूल रहे हैं, इसका खुलासा बहुत जल्द करेंगे। जब तेजस्वी यादव ने कहा है कि मौजूदा सरकार से लोग परेशान हैं। बिहार में दो डिप्टी सीएम है। एक उपलब्धि कोई बता दे तो फिर बात हो। उन्होंने अपने बारे में कहा है कि 17 महीने कार्यकाल में छात्रों के चेहरे पर खुशी और उम्मीद होती थी। आज गांधी मैदान में लोगों को पीटा जाता है। आंगनबाड़ी, टोला सेवक, शिक्षा मित्र, ये सब 17 महीने के कार्यकाल का है। जब पहली बार जातिगत जनगणना हुई है, आरक्षण की सीमा 65% प्लस 10% बढ़ाई गई है। दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा पर भी तेजस्वी यादव ने सवाल उठा दिया है। दोस्तों, बिहार में अब कृषि क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जब बिहार सरकार ने गांव-गांव में डिजिटल क्रॉप सर्वे करने का निर्णय लिया है। इसके तहत ये सर्वे किसानों को फसल चयन में मदद करेगा और फिर जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि योजनाओं को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगा। कृषि विभाग ने इस योजना के तहत 28 जिलों में सर्वे की शुरुआत कर दी है और ये जल्द ही पूरे बिहार में लागू कर दिया जाएगा। डिजिटल क्रॉप सर्वे एक ऐसी प्रणाली है जिसमें आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए खेतों और फिर फसलों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इस सर्वे में ये पता लगाया जाएगा कि किस जिले में किस प्रकार की फसल उगाना सबसे उपयुक्त और जलवायु परिवर्तन के असर को देखते हुए कौन सी फसलें विभिन्न क्षेत्रों में उगाई जा सकती है। इसके माध्यम से किसानों को अपनी फसलें चुनने में आसानी होगी और फिर इसके परिणाम स्वरूप राज्य में कृषि योजनाओं का बेहतर तरीके से कार्यान्वयन हो सकेगा। इस वर्ष के दौरान कृषि विभाग ने 13,000 गाँव में डिजिटल क्रॉप सर्वे करने की योजना बनाई है। संबंधित जिलों के जिलाधिकारी इस सर्वे की निगरानी करेंगे और सर्वे की प्रगति पर नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी। दोस्तों, बिहार में बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। कई फ्लाइट और ट्रेनें लेट हो रही है जिससे यात्री परेशान हैं। आपको बता दूं कि हिमालय की ओर से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण बिहार में ठिठुरन बढ़ गई है। पटना, गया, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, कोसी और फिर मुंगेर प्रमंडल के कई जिलों में गुरुवार सुबह कोहरा छाया रहा। कई इलाकों में तो दृश्यता 50 मीटर से भी कम है। इसका असर रेल और फिर विमान सेवा पर भी पड़ा है। जहाँ कई फ्लाइट और फिर ट्रेनें लेट से बिहार पहुंच रही है। पिछले 24 घंटे में तेजस राजधानी, संपूर्ण क्रांति, गरीब रथ, ब्रह्मपुत्र मेल, कुंभ एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें काफी देरी से बिहार पहुंची है। इतना ही नहीं, पटना एयरपोर्ट पर भी कोहरे का असर दिखा है। वहीं पर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 18 जनवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ आते रहेंगे। इससे रोहतास, बक्सर, भोजपुर, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा और फिर पटना समेत कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे। यानी कि 18 जनवरी के बाद से ठंड और बढ़ेगी, यानी कि कल से। इधर आज के मौसम की बात करें तो सर्द पछुआ हवा के कारण न्यूनतम और फिर अधिकतम तापमान में अंतर कम कर दिया है। इस कारण शीतलहर जैसे हालात हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा ठंड रोहतास में पड़ी है। दोस्तों, बिहार में अब आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन जमीन खतियान की कॉपी प्राप्त कर सकेंगे। ये सेवा बिहार सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है और इसके लिए आपको बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करना होगा। आपको बता दूं कि जमीन खतियान की मदद से आप अपने जमीन का सर्वे करा सकते हैं। खतियान एक ऐसी सरकारी दस्तावेज है जो कि जमीन के मालिकाना हक और फिर अन्य भूमि संबंधित विवरणों को प्रमाणित करता है। ये भूमि के स्वामित्व, खसरा नंबर, खाता के आकार, प्रकार, मालिकों का नाम और भूमि के उपयोग के बारे में जानकारी प्रदान करता है। भूमि के उपयोग जैसे कि कृषि, बागवानी आदि के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अब सवाल है कि ऑनलाइन खतियान कैसे निकाला जाएगा। तो आपको बता दूं कि खतियान के लिए, ऑनलाइन खतियान के लिए सबसे पहले आपको बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in पर जाना होगा। वहां पर पब्लिक लॉगिन के जरिए लॉगिन करना होगा। यहाँ आपको पब्लिक लॉगिन विकल्प पर क्लिक करना होगा और फिर अपना लॉगिन विवरण भर करके लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको खतियान की कॉपी के लिए आवेदन करना होगा। इसमें आपको अपनी जरूरी जानकारी भरनी होगी जैसे कि जिला, तहसील, मौजा, गांव। वहीं पर आवेदन करने के बाद आपको प्रति पेज 10 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। ये भुगतान आप अपनी पसंदीदा ऑनलाइन भुगतान जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि से कर सकते हैं। वहीं पर भुगतान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक्शन बटन पर क्लिक करें। एक्शन बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी खतियान की कॉपी डाउनलोड हो जाएगी और फिर ये आपके मोबाइल या फिर कंप्यूटर में सेव हो जाएगी।
दोस्तों, शीतलहर और पाला के कारण किसान की फसलें अक्सर प्रभावित होती है। इसे ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के कृषि विभाग ने शीतलहर पाला से होने वाली फसलों की क्षति को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार के इस दिशा निर्देश का पालन करके किसान पाले से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं और फिर फसल की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। कृषि विभाग द्वारा किए गए सुझाव फसल उत्पादन को बढ़ावा देने और फिर किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मददगार साबित हो सकते हैं। आपको बता दूं कि जब वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प पेड़ पौधे की पत्तियों या फिर किसी ठोस सतह के संपर्क में आती है और तापमान 4 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे कम हो जाता है तो फिर ओस की बूंदें बर्फ की चादर के रूप में जम जाती है। इसे पाला कहते हैं। ये फसलों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। जहाँ पाला पड़ने की संभावना वाले दिनों में मिट्टी की गुड़ाई या फिर जुताई ना करें। ऐसा करने से मिट्टी का तापमान और कम हो सकता है, जिससे फसल पर पाले का असर बढ़ सकता है। दोस्तों, बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जहां पर ओबीसी राजनीति सबसे मुखर है। बीते 3 दशक से भी अधिक समय से इस राज्य का नेतृत्व ओबीसी नेताओं के हाथों में है। इस ओबीसी राजनीति के सबसे मुखर चेहरा लालू प्रसाद यादव है। लेकिन लालू प्रसाद यादव और फिर अब उनके बेटे तेजस्वी यादव बार बार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधते हैं। एक दिन पहले भी तेजस्वी यादव ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को भारत की सच्ची आजादी बताने से संबंधित बयान के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की आलोचना की है। जहानाबाद जिले में पत्रकारों ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भागवत की टिप्पणी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि भागवत देश की आजादी के लिए शहादत और फिर कुर्बानियां देने वालों का अपमान कर रहे हैं। वे जेल जाने वाले, फांसी चढ़ने वाले, अंग्रेजों का जुल्म सहने वाले गांधी जी, भगत सिंह, वीर कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि आरएसएस और फिर भाजपा देश की आजादी में कोई भी योगदान नहीं था। वे तिरंगा भी नहीं फहराते थे। बाद में जब आलोचना हुई तब उन्होंने तिरंगा फहराना शुरू कर दिया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब मोहन भागवत ये भी कह देंगे कि आरक्षण अब जब खत्म हो जाएगा तब देश को आज़ादी मिलेगी। भागवत ने, आपको बता दो कि मोहन भागवत ने इंदौर में एक कार्यक्रम में कहा था कि अयोध्या में राम की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि प्रतिष्ठा राष्ट्र के रूप में मनाई जानी चाहिए, क्योंकि अनेक सदियों से दुश्मन का आक्रमण झेलने वाले देश को सच्ची स्वतंत्रता इस दिन मिली है थी। इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कई मौके पर मोहन भागवत पर हमला बोल चुके हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेकर के इतना आक्रामक क्यों रहते हैं, ये सवाल है। दरअसल बात यह है कि बिहार में इसी साल सितंबर अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जब बिहार देश के उन चुनिंदा बड़े राज्यों में से हैं जहां पर करीब हर पार्टी का स्थानीय नेतृत्व ओबीसी नेता के हाथों में है। लालू प्रसाद यादव की पूरी राजनीति ही ओबीसी की रही है। जब दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जदयू और भाजपा का प्रदेश नेतृत्व भी ओबीसी के प्रभाव को कमतर नहीं कर सकता है। ऐसे में यहाँ की तीनों बड़ी पार्टियों का मकसद खुद को सच्चा ओबीसी हितैषी साबित करने की होती है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दांवपेच तेज हो गए हैं। जो केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपनी मांगे स्पष्ट कर रहे हैं। वे आगामी चुनाव में अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के लिए 20 सीटें मांग रहे हैं। उनकी ये मांग एनडीए गठबंधन में तनाव पैदा कर सकती है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था 2020 की विधानसभा चुनाव में, अब 20 सीटें मांग कर रहे हैं। हालांकि इस बार चिराग पासवान भी एनडीए के साथ है। जब पिछले चुनाव में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा ने 137 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी। वहीं पर चिराग पासवान की एलजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बागी उम्मीदवारों को मैदान में उतार करके काफी प्रभाव डाला था। इस कदम से जेडीयू को काफी नुकसान हुआ था। सिर्फ 1 सीट जीतने के बावजूद भी एलजेपी के 9 उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे हैं। इन पिछले घटनाओं के कारण एनडीए के भीतर की गतिशीलता जटिल है। जीतन राम मांझी जल्द ही पटना के गांधी मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहां लिए गए फैसले बाध्यकारी होंगे। हालांकि वे व्यक्तिगत रूप से 20 सीटें चाहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 40 सीटों का दावा कर दिया है। ये आंतरिक मांग एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर के संभावित टकराव को उजागर करती है। यह एनडीए सहयोगी जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों एनडीए के प्रमुख सहयोगी हैं और फिर दलित समुदाय के बीच उनका खासा प्रभाव। दोनों मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा है और फिर चुनावी रणनीतियों को आकार देने में अहम भूमिका निभाते हैं। जहाँ उनकी मांगे और फिर पिछला प्रदर्शन गठबंधन के भीतर बातचीत को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, बिहार में नौकरी करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने बिहार के सभी कर्मचारियों के लिए इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग को अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत सभी कर्मचारियों और फिर अधिकारियों को 15 फरवरी 2025 तक एक विशेष ऑनलाइन कोर्स पूरा करना होगा और फिर उनके कोर्स का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जब बिहार के सभी कर्मचारी और फिर अधिकारी अब कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करके वे अपने पसंद का कोर्स चुन सकते हैं और फिर
फिर उसे पूरा करने के बाद प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग को मोबाइल, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के जरिए पूरा किया जा सकता है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने सभी विभागों के अधिकारियों और फिर कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि इस ट्रेनिंग को समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। 15 फरवरी तक इस ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। ये कदम बिहार सरकार के प्रशासनिक दक्षता और फिर कर्मचारियों की कार्य कुशलता को बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तीसरे चरण की प्रगति यात्रा की शुरुआत खगड़िया से किया है। जब सीएम नीतीश कुमार ने 400 करोड़ की सौगात जिले वासियों को दी है। उन्होंने दर्जनों योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महेशकुंड में लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत से बनकर के तैयार पशु आहार कारखाना का उद्घाटन किया है। सुधा द्वारा खोले गए इस कारखाना में 300 मीट्रिक टन पशु आहार का उत्पादन प्रतिदिन किया जाएगा। इस पशु कारखाने के खुलने से जिले में रोजाना की संभावना जगी है। वहीं पर वे अलौली प्रखंड में बागमती नदी स्थित गढ़ घाट में 39 करोड़ की लागत से बनने वाले आरसीसी पुल का भी शिलान्यास किया है। वहीं पर मुख्यमंत्री शहर में करीब 40 करोड़ की राशि से बनकर के तैयार महिला ITI कॉलेज का भी शुभारंभ किया है। साथ ही साथ खगड़िया में मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाने की भी घोषणा की है। सीएम नीतीश कुमार ने खगड़िया के लोगों के लिए कई घोषणा भी की है। उन्होंने कहा है कि खगड़िया जिले में सब तरह के काम करा दिए हैं, कुछ नए काम और कराए जाएंगे। दोस्तों, बिहार में जमीन की जमाबंदी में सुधार को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की है। अब बिहार सरकार ने रैयतों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है, जिससे वे आसानी से अपनी जमाबंदी में गलतियों को सुधार कर सकेंगे। इस नई सुविधा का नाम परिमार्जन प्लस पोर्टल रखा गया है, जिसे बिहार सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से रैयत अब घर बैठे अपनी जमाबंदी से संबंधित किसी भी प्रकार की गलतियाँ, जैसे कि नाम, पिता का नाम, जाति, पता, खाता, खिसरा, चौहद्दी और लगान आदि में सुधार कर सकते हैं। जी हाँ, ये सुविधा न केवल समय की बचत करती है बल्कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल भी बनाती है। आपको बता दूं कि ये प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन है और फिर इस सुविधा से रैयतों को किसी भी सरकारी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जमाबंदी में सुधार की ये प्रक्रिया अब बहुत आसान और फिर त्वरित हो गई है, जिससे लाखों लोगों को फायदा होगा। नीतीश सरकार का ये कदम बिहार के ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है।